नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। बताएंगे आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में, और आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। कौन कौन उनके साथ मौजूद होगा, क्या प्रक्रिया होगी, और विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे मुंबई में आसमानी आफत की। बारिश ने कभी ना रुकने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, और ऐसे में देखिए, बारिश से बड़ा हादसा होने से जो है वो टल गया। मोनोरेल में तकरीबन 552 के करीब लोग जो है वो गीतू फंसे हुए थे, और मोनोरेल हादसे की वजह देखिए तकनीकी या फिर सिस्टम की लापरवाही थी। इस पर फिलहाल चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद बात होगी संसद में पेश होने वाले अहम बिलों की। मोदी सरकार कड़े बिल लाने की तैयारी में है। इसमें भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर बिल होगा, तो ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर बात होगी पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात की। वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और देखिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन एक तरफ ड्रैगन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ आज चीन के विदेश मंत्री सीधा इस्लामाबाद जा रहे हैं। चीन साफ मैसेज दे रहा है कि वो पाकिस्तान को शह देना जारी रखेगा, और इस पर भी हम गीतू चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों तैयार हैं। आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी खुद इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल देखिए, इंडिया ब्लॉक से उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान के साथ ही देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस तेज हो गई है। आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम, साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से ये देखिए शक्ति प्रदर्शन भी है कि तो सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रस्तावक बन रहे हैं। राधाकृष्णन की तरफ से कुल 4 सेट नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, और हर सेट पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। एक सेट में देखिए पहले प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होंगे, और ऐसे ही 3 सेट और फाइलें भी होंगी जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। बिल्कुल, और इससे पहले कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। तो मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हैं, वो राजनीति में खेल नहीं करेंगे। और इस दौरान राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों से भी मिलवाया गया। तो बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पीएम ने विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। और वहीं देखिए कि इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी दलों के नेताओं की जो है वो मीटिंग हुई, और बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगी है। और ऐसे में देखिए बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के हैं, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो रह चुके हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़ों की एनालिसिस के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसमें बी सुदर्शन रेड्डी जो है कमेटी के अध्यक्ष थे। और ऐसे में देखिए कि सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन भरेंगे। बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं, और इसी दिन काउंटिंग भी होनी है। तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस भी ली जा सकती है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, और ऐसे में जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों को हम देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो दक्षिण से हैं।
तो किसको वोट मिलेंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, साउथ वर्सेस साउथ जो है इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर हम नंबर गेम की बात कर ले तो एनडीए जो है वो अभी अव्वल पे है, यानी कि मात दे पाना मुश्किल है। लेकिन देखिए, विपक्षी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नंबर गेम नहीं है, लेकिन हम तगड़ा यहाँ पर जो है आपको चुनौती जरूर देंगे। और देखिए, इसी के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया है और साउथ वर्सेस साउथ कर दिया है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। बिल्कुल। और अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करेंगे अब हम सवाल आम आदमी की। तो जिस एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। तो आइए बात कर लेते हैं आम आदमी के बारे में। तो सवाल आम आदमी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मुंबई की। जी हाँ, मुंबई में पुल पर फंसी मोनोरेल की हम बातचीत कर रहे हैं। यात्रियों से भरी मोनोरेल एलिवेटेड ट्रैक पर कई घंटे फंसी रही। करीब 550 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें निकाला गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्या ये लापरवाही का नतीजा था? क्षमता से ज्यादा लोगों को ट्रेन में चढ़ने क्यों दिया गया? 3000 करोड़ की लागत, और फिर क्यों फेल हुई मोनोरेल? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखिए, मुंबई में पिछले 3 दिन से जो है वो झमाझम बारिश का दौर जारी है। और देखिए गीतू, यहाँ पर मूसलाधार बारिश से देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है वो पानी पानी हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां पर सड़कों से लेकर के रेलवे ट्रैक तक पानी में डूबे हुए हैं, हर चीज पानी में डूबा हुआ है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की अगर रफ्तार की बात करें तो देखिए, इस पर भी ब्रेक लग गया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बीच मुंबई शहर बिल्कुल सा गया है। स्कूल ऑफिस जाने वाले के लिए एक तरह से संभव नहीं है कि वो घर से जो है वो बाहर तक निकल सके। और ऐसे में बीएमसी ने भी लोगों को सलाह दी है कि जितना कम हो सके उतना ही आप बाहर निकले, यानी कि जरूरत के हिसाब से ही जो आप घर से बाहर जाएं। बिल्कुल। और इसी बीच बारिश से मुंबई में बड़ा हादसा भी टल गया। महज 3 दिन की बारिश ने मुंबई मोनोरेल की असलियत भी दिखा दी है। तो कल शाम यात्रियों से खचाखच भरी मोनोरेल मुंबई के मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर अचानक से रुक गई। इसके बाद इसके अंदर अफरा तफरी मच गई। मोनोरेल में सैकड़ों यात्री सवार थे। घंटों रुकने की वजह से यात्री उसके अंदर फंस गए थे, परेशान हो रहे थे। एसी और लाइट बंद होने की वजह से लोगों को और ज्यादा घुटन होने लगी। इसके बाद उसके अंदर चीख पुकार मच गई। कुछ लोग बेहोश भी हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मोनोरेल की खिड़की तोड़कर करीब 582 लोगों का क्रेन से रेस्क्यू किया गया। खतरे की बात यह थी कि मोनोरेल एक साइड झुक गई थी। पहले मोनोरेल को दूसरी ट्रेन से खींचकर स्टेशन ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन ब्रेक जाम होने से ऐसा नहीं हो पाया। और देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3000 करोड़ की लागत से बनी ये मोनोरेल अचानक से फेल क्यों हो गई। दरअसल देखिए, भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेन की सेवाएं ठप थी, जिससे यात्रियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और वो मोनोरेल से सवार यानी कि सफर अपना जो है वो तय कर रहे थे। भीड़ ज्यादा होने के कारण ट्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इमरजेंसी ब्रेक जो है वो भी जाम हो गया। और ऐसे में देखिए, ट्रेन की क्षमता से अधिक लोग मोनोरेल ट्रेन में चढ़ गए और इस कारण मोनोरेल जो है वो फंस गई। और मोनोरेल की जो क्षमता है वो 109 मीट्रिक टन है, लेकिन मंगलवार को बहुत ज्यादा भीड़ के चलते ये ओवरलोडेड हो गई थी। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को लेकर के जो है जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अब इस बात को देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। वहीं दम घुटने से कई यात्रियों की तबीयत इस दौरान बिगड़ गई थी। लेकिन ये जो मुंबई में बारिश है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। रेलवे ट्रैक पे पानी भरा हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। और ये 5 तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किरण। रायगढ़, नवी मुंबई, मतुंगा माहिम रेलवे स्टेशन, ठाणे और पुणे की, जहाँ पर सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। और एक तरह से मुंबई की जो रफ्तार होती है, बहुत तेज रफ्तार से चलती है मुंबई, वो किरण थम गई है इस वक्त, हम ये कह सकते हैं। और
और मुंबई से ये एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन देखिए प्राकृतिक आपदा है, अब इसके आगे तो मुंबई वासियों का भी जो बस है वो बिल्कुल नहीं चलता और ऐसे में देखिए इसकी रफ्तार थम गई है। लोकल ट्रेन जिसका जिक्र हम लगातार गीतू यहाँ पर कर रहे हैं कि लाइफ लाइन है, उसी से लोग जो है अपने सफर को जो है तय करते हैं और डेली पैसेंजर है जो इस रेल के जरिए जो है जाते हैं, लोकल ट्रेनों के जरिए जाते हैं। हमने रेलवे ट्रैक की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है कि किस तरह से वहां पर जो है ट्रैक के ऊपर में भी पानी जो है वो भर गया है। लोकल ट्रेनें भी जो है वो बाधित हो रही हैं, कई बार तो उनको कैंसिल करना पड़ रहा है, कई बार देरी से जो ये ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। लेकिन ऐसे में मोनो रेल वाली घटना अपने आप में देखिए बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता हुआ और साथ ही ये बताता हुआ कि क्षमता से ज्यादा कुछ भी हो वो हानिकारक ही है। और ऐसे में बहुत मुश्किल के साथ तकरीबन 582 लोगों का जो है वो रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार इतनी संख्या में लोग उसमें सवार कैसे हुए, क्या वहां पर रोकने वाला देखने वाला कोई नहीं था। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है और अगर सही से आप मैनेज नहीं करोगे तो इस तरह के हादसे जो है वो होते रहेंगे, जहां पर मोनोरेल बीच में ही फंस जाए और वहां पर जाम हो जाए। और जो हमने बताया कि देखिए किस तरह से एक तरफ जो है वो मोनोरेल झुक गई थी, आप समझिए कि क्या स्थिति उस वक्त में उन यात्रियों की रही होगी। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने क्या कुछ कहा है वो हम सुनाते हैं। मोनोरेल बंद होने की वजह से आज यात्रियों की अड़चन हुई है और ये जो भारी बारिश की वजह से हार्बर लाइन बंद होने की वजह से मोनोरेल के ऊपर जो पैसेंजर है मोनोरेल में बैठ गए, मोनोरेल की तरफ डाइवर्ट हो गया और इसलिए कैपेसिटी से ज़्यादा ओवर क्राउड मोनोरेल होने की वजह से यहाँ पर मोनोरेल बंद हुई और उसका जो पावर ब्रेकडाउन होने की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग गई और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से ही ये मोनो बंद हुई है। और निश्चित रूप से ये जो हादसा हुआ है ये दोबारा ना हो इसके लिए पूरी तरह कोशिश की जाएगी, पूरी खबरदारी ली जाएगी। और अभी पहले काम ये सब जो पैसेंजर्स हैं या यात्री हैं उनको सुरक्षित निकालना बाहर। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनिरुद्ध उंगले जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? और अगर हम समझें यहाँ पर कि जिस तरह से मोनोरेल रुक जाती है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी खामी आई कैसे? क्या समय रहते इन परेशानियों को दुरुस्त नहीं किया जाता, जब पता है कि मुंबई हमेशा बारिश से दो चार होती है और बारिश के चलते लोगों को परेशानी होती है? जी, देखा जाए तो जो बारिश होती है, जहाँ बारिश होने के बाद में जो प्रवासी होते हैं उन लोगों को जब इधर कहीं से कहीं जाना हो तो उनके लिए खाली मोनो ट्रेन ही एक चालू थी जो कि ऊपर से चलती है। इसके चलते हुए जहाँ ट्रेन जो होती है उस ट्रेन में करीबन 580 से ज्यादा प्रवासी थे। उन लोगों की वजह से जो है वहाँ पे ट्रेन पे लोड आया है और लोड आने के कारण जो बिजली जो है खंडित हुई थी। जी अनिरुद्ध, अभी डेप्यूटी सीएम हमने एकनाथ शिंदे को सुनाया, उन्होंने कहा है जांच के लिए और साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल कार्रवाई शुरू हो गई होगी? जी, देखा जाए तो कल जिस वक्त में मोनो ट्रेन जो रुक गई थी तो उसी वक्त में जो है जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने आदेश निकाला था कि जल्द से जल्द जो प्रवासी है उनको अच्छी तरह से नीचे उतारा जाए, कोई भी हानि ना हो। और जो ट्रेन क्यों रुकी थी, क्या हुआ था, इसका सारा जायजा लेके उसका ऊपर एक टीम बिठा के उसका पूरा रिपोर्ट मांगा था उन लोगों ने। डिप्टी सीएम उनका ये भी कहना और अभी तक शुरुआती जांच में जो भी सामने आया कि ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो है अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। तो अब ऐसे में ये ओवर क्राउडेड कैसे हुआ? क्या रोकने के लिए पैसेंजर्स को कोई वहां पर मौजूद नहीं था? क्योंकि मैनेज करने के लिए काफी लोग जो उनकी एक टीम पूरी होती है, लेकिन अगर वो टीम वहां पर मौजूद नहीं थी या रोक नहीं पाए तो गलती किसकी, खामियां किसकी? देखिए, ये जो हादसा हुआ इनका, इसमें कहीं इमरजेंसी रोका गया ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इमरजेंसी अगर रोका जाता था तो उनकी जो पूरा रेल का जो टीम होता है वो टीम सामने खड़ा रहता था और उन लोगों को जो नीचे जब 1 घंटा जो 1 से 1.5 घंटा तक के जो प्रवासी उसमें लटके हुए थे उन लोगों को लटकना नहीं देता था। ऐसा जो प्रवासी है उनका कहना है कि मोनो ट्रेन में जब हम रुके थे
तो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, लाइन नहीं थी, बिजली नहीं थी उसमें, या एसी चालू नहीं था। तो सारे दिक्कतों का सामना करके जो प्रवासी होते हैं उन लोगों ने आखिर सांस लेने के लिए जो शीशे होते हैं ट्रेन के, वो तोड़ के सांस ली। जी, तो अनिरुद्ध, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ट्रेन के शीशे तोड़े गए, उसके बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं वेंटिलेशन मिला, लेकिन यहाँ पर अगर हम मदद की बात करते हैं तो कितना लंबा समय लग गया इन लोगों को जब ये अंदर मौजूद रहे और उसके बाद इन्हें मदद मिली? देखिए करीबन 1 घंटे के बाद में जब शीशा तोड़े गया, उसके बाद में जो है एक सीढ़ी लगाई गई थी, यहाँ की फायर ब्रिगेड की सहायता से 1 से सवा घंटा के बाद में जब फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी लगा के उन लोगों को जब उन तक के पहुंचे, तो उन लोगों की जान में जान आई कि चलो अभी कोई तो भी अपने को बचाने के लिए है। बिल्कुल और अनिरुद्ध, किसी तरह की उसके बाद जानी में- नुकसान की तो कोई खबर नहीं? नहीं, अभी तक के तो कोई खबर नहीं है ऐसी, लेकिन इसकी पूरी जांच करने के लिए जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने आदेश दिए कि पूरी जांच करके इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द देकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सोच की बात की। संसद में पेश होने वाले अहम बिलों की आज सरकार भ्रष्टाचार को लेकर अहम बिल के साथ और भी कई बिल पेश करेगी। तो क्या विपक्ष आज फिर संसद में हंगामा करेगा या कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? सोचने वाली बात है। और बिल्कुल देखिए, सोचने वाली बात है कि देश के लिए आज बड़ा दिन है। मोदी सरकार संसद में 4 बड़े बिल पेश करने जा रही है और देखिए इसमें से एक बिल ऐसा भी है कि अगर प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर विधायक किसी तरह से कॉपरेट नहीं करते हैं या फिर करप्शन के आरोप में जेल गए हैं तो उनकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी। ये एक बहुत अच्छा बिल जो है वो आया है सामने में। और देखिए इसके बाद सरकार इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन करने जा रही है। इस कानून के दायरे में सभी मंत्री आएंगे और माना यह भी जा रहा है कि इस पर जोरदार हंगामा होगा। और इसके अलावा सरकार जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन अमेंडमेंट बिल भी जो है वो पेश करने वाली है। और ऐसे में देखिए कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी बिल आएगा और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल भी जो है वो पेश किया जाएगा। तो अपने आप में ये 4 महत्वपूर्ण बिल जो है वो आज संसद में पेश होने हैं। बिल्कुल, तो सरकार जो करप्शन पर प्रहार के लिए बड़ा बिल पेश करने वाली है। अगर कोई मंत्री 30 दिनों तक लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इससे साफ है कि सरकार अब ये संदेश देना चाहती है कि सत्ता में रहते हुए कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाएगा। इसके लिए सरकार केंद्र स्तर पर आर्टिकल 75 में संशोधन करेगी। राज्यों के लिए आर्टिकल 164 में संशोधन किया जाएगा। और अगर कोई केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री लगातार 30 दिनों तक हवालात में रहता है और जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार है उसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उसे पद से हटाना होगा। और अगर सलाह नहीं दी जाती तो मंत्री अपने आप 31वें दिन पद से हट जाएगा। तो प्रधानमंत्री के मामले में भी यही नियम लागू होगा। अगर वो 31 दिन तक जेल में रहते हैं और इस्तीफा नहीं देते तो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये नियम मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों पर लागू होगा। 30 दिन से ज्यादा हिरासत तो 31वें दिन इस्तीफा देना अनिवार्य है और इस्तीफा नहीं देने पर खुद ब खुद जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगी, यानी रिहाई के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी यही प्रावधान लागू होगा, यानी केंद्र, राज्य और दिल्ली तीनों स्तरों पर ये समान नियम माने जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए अपने आप में एक बार बहुत बड़ी बहस इसको लेकर के छिड़ भी गई थी कि कई सारे ऐसे मंत्री होते हैं जिनके ऊपर में कई आपराधिक मामले होते हैं, विधायक बन जाते हैं और बाहुबल के जरिए जो है देखिए चुनाव भी जीत जाते हैं। लेकिन अब जब ये बिल यहाँ पर पेश होगा और इसे कानून बना दिया जाएगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल होगी और इतिहास में ये भी दर्ज किया जाएगा कि देखिए किस तरह से जो अपराधी हैं और वो फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं, या फिर आप पॉलिटिक्स में आकर के मंत्री या विधायक बनने के बाद अगर आप कोई अपराध को अंजाम देते हैं, आप पर कोई आरोप लगता है तो उसके बाद भी आपकी खैर नहीं है। तो देखिए मंत्री जनता की उम्मीदों पर भरोसे का प्रतीक होते हैं। अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध में जेल चला जाए तो ये संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के खिलाफ है। और देखिए अभी तक संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए ये संशोधन लाया गया है।
ताकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री जो है वो गंभीर अपराध के आरोप में जेल जाने के पर जो है पद पर बना नहीं रहे। और ऐसे में देखिए जेल जाने वाले पीएम, सीएम या फिर मंत्री जबरन उनको हटना ही होगा। अगर सरकार टाल मटोल करती है तो उनका पद 31वें दिन अपने आप खत्म हो जाएगा। और इस बिल में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम बिंदु भी जो है वो शामिल किए गए हैं। सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि कब और किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन अमेंडमेंट बिल के लिए देखिए राज्य में प्रशासनिक ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाने का जो प्रस्ताव है वो किया जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है गीतू कि देखिए इस बिल से यह संकेत भी मिल सकता है कि केंद्र जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में एक समय सीमा पर जो है विचार कर रहा है। बिल्कुल। और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का मकसद है ऐसे गेमिंग एक्ट्स पर नियंत्रण करना जिनमें सट्टेबाजी या बैटिंग शामिल है। और इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्त दंड और पेनल्टी का प्रावधान है। साथ ही किसी भी सेलिब्रिटी को इन ऐप्स का विज्ञापन करने से रोका जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन बिलों के जरिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम करती हुई दिख रही है। भ्रष्टाचार पर सख्ती, जम्मू कश्मीर का भविष्य, यूनियन टेरिटरी में प्रशासनिक सुधार और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए युवाओं को सट्टेबाजी से बचाना, ये सभी कदम जनता को ये संदेश देने के लिए है कि सरकार कड़े और साहसी फैसले लेने से पीछे नहीं हटने वाली है। तो ये तमाम बिल जो होंगे आज पेश किए जाएंगे संसद में और इन्हीं पर चर्चा होगी। देखना होगा कि जब ये बिल आएंगे तो उसके बाद कितना ज्यादा परिवर्तन हम आने वाले समय में देखेंगे। किरण जी, और बिल्कुल मुझे लगता है कि संसद के अंदर में हंगामा होना तो आज ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में सभी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं इस कटघरे में आ जाएंगी कि जितने भी उनके मंत्री, विधायक या फिर सांसद हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी आरोप में हैं तो फिर उनको पद से हटना पड़ जाएगा इसके बाद जब ये कानून बनेगा। जी बिल्कुल। और अब किरण बात कर लेते हैं 3 मिनट में दुनिया की खबरों की। तो देखिए भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत चीन के रिश्तों में सुधार को लेकर पीएम मोदी से बात की। तो वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर चीन भारत सीमा पर 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए भारत आए हैं। तो वांग यी ने पीएम मोदी को चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी का संदेश और निमंत्रण सौंपा है। वांग यी के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया, लिखा, भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ लगातार प्रगति हुई है। तो SCO शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान सीमा पर शांति, जिसका हम जिक्र कल कर भी रहे थे कि शांति और सौहार्द उसी को लेकर के चर्चा होगी और खासतौर से टैरिफ को लेकर के चर्चा होगी। तो देखिए सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर जो है वो जोर दिया है। उन्होंने सीमा विवाद के समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहरा दिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने बयान में ये कहा कि दोनों पक्षों को स्ट्रैटेजिक बातचीत के जरिए आपसी यकीन बढ़ाना चाहिए और सहयोग के साथ साझा हितों का विस्तार भी करना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए बॉर्डर पर तमाम मुद्दों का समाधान करना चाहिए। लेकिन एक तरफ भारत ड्रैगन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार फिर से देखिए कि चीन की चालबाजी जो है वो नजर आ रही है। अमेरिका से अरमान के बीच एक तरफ वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ वो अपना शातिर दिमाग भी चला रहा है। चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरे को खत्म करके इसके बाद ठीक वो सीधा जो है इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है गीतू। और देखिए कि चीन साफ मैसेज दे रहा है कि वो पाकिस्तान को शह देना जारी रखेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर संबंधों की समीक्षा के लिए वार्षिक रणनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए बुधवार को देखिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, चीन और भारत के संबंध क्या कुछ रहेंगे आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि कई व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा जो रक्षा सौदे हैं उन पर भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा चीन और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और गलवान वैली में जो हुआ था उसके बाद तो खटास इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि यहाँ पर इन रिश्तों को बेहतर बनाया भी जा सकेगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा था।
तो और ऐसे बिल्कुल में गीतू, देखिए मुझे लग रहा है कि चीन पे भरोसा जो है वो नहीं करना चाहिए। भले ही ब्रिक्स में चीन क्यों ना शामिल हो, लेकिन उसकी जो दोहरी नीति होती है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और देखिए इस्लामाबाद यहाँ से जाने का मतलब ही निकलता है कि आप जो है पाकिस्तान के लिए अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहे हैं। अमेरिका ने इस चीज को कैंसिल कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था, वो अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन चाइना जो है वो एक अलग ही जो है दोहरी नीति को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत जरूरत है।